नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखद होंगे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे और आपकी जो लाइफ है वह बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपकी जो स्टडी है, एजुकेशन है वह भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 21 चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 18, 19 और 20 को। ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि जो पार्टनर्स है उसके रिलेशंस कैसे होने चाहिए थर्ड पार्टीज के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 21 पार्टनर्स एज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। जो एक पार्टनर है उसकी क्या अथॉरिटी होगी इमरजेंसी के अंदर। तो सेक्शन नंबर 21 बताता है जो हमारा ए पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। तो सेक्शन नंबर 21 में बोला गया है कि जैसे कोई फर्म है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई घटना घटित हो जाती है जिसके कारण जो हमारी फर्म है वह अगर ऐसी कगार पर पहुंच जाती है, ऐसी सिचुएशन में आ जाती है कि वह फर्म है अब बंद हो जाएगी, तब वहां पर अगर कोई व्यक्ति या फिर लॉस में चली गई है, तब वहां पर अगर कोई व्यक्ति है, जैसे पार्टनर्स है कोई भी, ठीक है, अकेला पार्टनर है, अदर पार्टनर्स को छोड़ के वह कोई ऐसा एक्ट करता है फर्म को बचाने के लिए ताकि जो फर्म है वह क्लोज ना हो, वह लॉस से रिकवर हो जाए, कोई ऐसा एक्ट करता है, ठीक है, कि जिससे उसे फर्म को लॉस से रिकवर किया जा सके, तो वह ऑर्डिनरी भी हो सकता है और वह एक पार्टनर्स की अथॉरिटी भी हम मान सकते हैं इन इज आउन केस। और वह कार्य उसे ऐसे ही करना है जैसे उसका खुद का पर्सनल बिजनेस होता है। मान लीजिए अकेले का ही बिजनेस, जैसे हम अपना डूबने से बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उस समय पर भी जो सभी पार्टनर्स हैं उनकी अथॉरिटी बनती है, उनकी लायबिलिटी बनती है कि फर्म को बचाया जाए, यही एक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में अगर हम जब भी देखते हैं, मान लीजिए आप किसी पार्टनरशिप फर्म बनाकर काम कर रहे हो या फिर अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हो, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है कि अब तो आपका बिजनेस है डूबेगा, ठीक है, डूबने की कगार पर पहुंच गया है, अब वहां पर आप क्या करते हो, कोई ना कोई तिकड़म लगाकर, कोई ना कोई ऐसा निष्कर्ष निकालकर कोशिश करते हो कि इस जो बिजनेस है उसको बचाया जा सके किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको जो फर्म होती है उसके अंदर भी उसी तरीके से आपको काम करना है, कार्य करना है। जैसे आप अपना पर्सनल अकेले का बिजनेस बचाने की कोशिश करते हो, आपको वहाँ पर यह सोचना नहीं है कि कोई नहीं, कोई बात नहीं है कि अगर डूबता है तो सभी के सभी साथ में डूबेंगे, ऐसी सोच नहीं रखनी है। आपको उसको पूरी तरह से अपने बल पर जो भी हो सकता है वह पूरा तरीके से कार्य करने की जरूरत है ताकि फर्म को लॉस से बचाया जा सके, डूबने से बचाया जा सके, बंद होने से बचाया जा सके। एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एंड सच एक्ट्स बाइंड द फर्म, ताकि जो फर्म है उसको क्या करे, बचाया जा सके, और यह इस तरह के एक्ट करने के लिए जो फर्म है वह आपको बाध्य करती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 22, अगर सपोज करो आप ऐसा कार्य नहीं करते हो, आप ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है आपकी फर्म के अंदर के लॉस के अंदर जा रही है और आप ऐसी हालत में है कि उसको बचा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कार्य नहीं करते हो, तो वहाँ पर क्या है, जो अदर पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, अगर वह आपके अगेंस्ट में एक्शन तो नहीं ले सकते हैं, आपको बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपका लॉस जरूर हो जाएगा। और यहाँ से क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, फिर फैक्ट सर्कमस्टेंसेस देखे जा सकते हैं कि ठीक है कि इसने कोशिश नहीं की है बचाने की, तो वहाँ पर बहुत सारी जो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी होती है कि क्या निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, और आप अगर कोर्ट कचहरी में आ जाते हो तो फिर आपको एक जो एडवोकेट है वह आपको अच्छे से बता देगा कि कैसे आपको क्या करना है। और आप तो अगर एडवोकेट ही हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपको समझना जरूरी है, ठीक है, कि जैसे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो वहां पर आपको सिर्फ ये प्रूव करना होता है कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है, चाहे उसने मर्डर कर रखा हो। ठीक है, अगर आपके पास आपका क्लाइंट आ गया, आपको फीस दे रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 100% मन लगाकर, दिल लगाकर उसका कार्य करें। ठीक है, कुछ एक एडवोकेट्स होते हैं, फीस ले लेते हैं, बैठ जाते हैं घर पे, आराम से आते नहीं है हियरिंग पे डेट लिए जाते हैं, जिससे कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वह डिले हो जाता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, फिर उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते,
ठीक है, और जो क्लाइंट होता है उसका नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको ऐसा एडवोकेट नहीं बनना है, आपको एक अच्छा एडवोकेट बनना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप टाइम टू टाइम काम करेंगे तो आपके पास काम और भी ज़्यादा आएगा, और जो पीछे के केस है अगर वह कंप्लीट होते जाएंगे तो आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एडवोकेसी है वह एम ऑफ लाइफ नहीं है, वह पार्ट ऑफ लाइफ बनाकर रखना है। कुछ लोग इसे एम ऑफ लाइफ बना लेते हैं, जिससे उनकी मेंटलिटी है वह बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, वह समय नहीं दे पाते हैं, घर में भी समय नहीं दे पाते हैं, अपने आप को भी समय नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होता है कि उनको लगता है यार ये तो प्रोफेशन बहुत ही बेकार प्रोफेशन हमने चूज कर लिया है। तो ऐसा नहीं करना है। टाइम टू टाइम आप अगर अच्छे से काम करते रहेंगे तो आपके पास केस भी आते रहेंगे, पैसा भी आता रहेगा, और आपका जो समय है वह भी बचता रहेगा, और आपकी एक अच्छी इमेज बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि एडवोकेट की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक नॉर्मल जैसे जाते हो कहीं पर, तो वहाँ पर बोल दो कि मैं एडवोकेट हूँ, तो वो आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, 100% करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 की, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फ्रॉम। अब कौन कौन से मोड है जिसके द्वारा क्या है आपको बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू बाइंड ए फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय ए पार्टनर और अदर। अब मान लीजिए इसके अंदर सिंपल ही समझा देता हूँ मैं आपको, सिंपल ही डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कोई भी एक्ट आपके द्वारा किया गया है, ठीक है, या फिर किसी अन्य पार्टनर के द्वारा किया गया है, तो वहाँ पर वह एक्ट एज ए फर्म किया गया है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म किया गया है, तो वहाँ पर वह फर्म को बाध्य करता है कि जो एक्ट आपने किया है वहाँ पर जो अदर पार्टनर्स होंगे उनकी भी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने वह एक्ट कर दिया है लेकिन सिर्फ आपकी ही वह लाइबिलिटी बन रही है कि आपने गलत क्यों किया, हमने तो ऐसा गलत कुछ भी नहीं किया है। तो वहाँ पर वह अगर फर्म के लिए काम कर रहा है तो फर्म की ही लाइबिलिटी बनेगी। तो ऐसे एक्ट या फिर कोई एग्जीक्यूट करता है कोई भी बात है, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी सभी पार्टनर्स की, या फिर हम बोले कि फर्म की लाइबिलिटी वहाँ पर अराइज हो जाती है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, यहाँ पर एक लाइन दी गई है, मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ए पार्टनर इज अंडर नो लाइबिलिटी टू द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेब्ट्स सब्सिक्वेंटली इनकर्ड बाय अदर पार्टनर एट टाइम व्हेन ही इज नॉट ए पार्टनर। यहाँ पर एक केस था टावर कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्राम 1949 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जो अदर पार्टनर्स थे, मान लीजिए उन्होंने कोई एक्ट किया होगा और एक पार्टनर था जो पहले पार्टनर था लेकिन बाद में वह पार्टनर नहीं रहा, उन्होंने जो एक्ट किया वह किया उस पार्टनर के पार्टनर ना रहने के बाद, या फिर हम बोले कि उस जो फोर्थ व्यक्ति था उसको पार्टनरशिप से निकल जाने के बाद, तब वहां पर जो वह फोर्थ व्यक्ति था वह उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा जो एक्ट अदर 3 पार्टनर्स ने मिलके किया है। ठीक है, तो यह चीजें हैं, बहुत सारे जो फैक्ट्स है वह क्रिएट होते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। बातों को बिल्कुल जैसे एक सेंटेंस होता है ना, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कुछ एक चीज़ें होती हैं उसके अंदर, एक वर्ड होता है उसकी एक पूरी डेफिनेशन बन जाती है। तो लॉ के अंदर ऐसा ही होता है, एक वर्ड है उसकी डेफिनेशन बना ली, ठीक है, उसको हम उस तरीके से समझ सकते हैं, और उसके अंदर हम यह भी समझ सकते हैं कि इसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट के अंदर यही सीखने वाली बात होती है कि सवाल के अंदर से सवाल और उस सवाल के अंदर से फिर एक नया सवाल। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी है ताकि आपका जो माइंड है वह चीज़ों को इलेबोरेट कर सके, उन चीज़ों को खोल सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके सामने किताब तो खुली होगी, ठीक है, कोर्ट के अंदर आप बुक लेके जा सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, आपको जो डॉक्यूमेंट दिया होगा उसके अंदर से आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन सवाल पूछना कैसे है यह चीज़ आपको जाननी है, और यही चीज़ आपको एक सफल एडवोकेट बनाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 की, इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय ए पार्टनर। इफेक्ट ऑफ एडमिशंस, अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है, आप फर्म में हैं, पार्टनर है, आपने कोई गलती कर दी है, अब उसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो गया है, किसी व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर आपके ऊपर केस फाइल कर दिया है, और जाकर आप कोर्ट के अंदर वहाँ पर एडमिट कर लेते हैं, एडमिशन कर लेते हैं कि हाँ मुझसे यह गलती हुई है, मैं इसकी भरपाई करने को तैयार हूँ।
तब वहाँ पर सिंगल आप जा रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं तब, और बिहाफ ऑफ फर्म जा रहे हैं तब, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा सेक्शन नंबर 23 हमें बताता है। सेक्शन नंबर 23 बोलता है एन एडमिशन ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ए पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। तो वह क्या माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा, सबूत माना जाएगा फर्म के अगेंस्ट में, अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी एडमिशन दी है, ठीक है, इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर वह ऑर्डिनरी जो बिजनेस है उससे रिलेटेड किसी केस के अंदर दी गई हो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई पर्सनल मैटर हुआ, वहां पर जाके आपने कुछ बोल दिया और या फिर एडमिट कर लिया तो फर्म लाइबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इन केस आप बिजनेस के केस में जा रहे हो, ठीक है, या जो आपकी फर्म है उससे रिलेटेड किसी केस में किसी मैटर के अंदर कोई एडमिशन कर रहे हो, तब वहां पर जो फर्म है वह बाध्य होगी, या फिर हम बोले कि वह जो एविडेंस होगा, वह जो आपकी एडमिशन होगी वह फर्म के अगेंस्ट में जाएगी, ठीक है, और वह एविडेंस है आपके फर्म के अगेंस्ट में अप्लाई होगा। तो सेक्शन नंबर 23 के अंदर हमें यह डिफाइन किया गया है। अब इसके अंदर अगर एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इफ एनी एडमिशन एडमिटेड बाय द एनी पार्टनर इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, तो वहां पर क्या होगा कि एमसीक्यू दे दिए जाएंगे आपको 4 एमसीक्यूज कि वहां पर जो फर्म्स है, फर्म इज लाइबल और नॉट लाइबल, इस तरह के क्वेश्चन बना के दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ रिलेटेड टू द बिजनेस उसने कोई एडमिशन किया है तब वहां पर फर्म लाइबल होगी। तो आपका सिंपल सा आंसर है कि फर्म इज लाइबल फॉर दैट एडमिशन, ठीक है, फॉर दैट द एडमिशन। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 24 की, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। इफेक्ट ऑफ नोटिस, एक नोटिस का इफेक्ट क्या पड़ेगा टू एक्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर है उसके अगर अगेंस्ट में कोई नोटिस आ जाए तो। नोटिस टू ए पार्टनर, अगर कोई नोटिस है पार्टनर को भेजा जाता है, हु हैव यूजुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट एज नोटिस टू द फर्म एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए फ्रॉड वन ऑफ द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पार्टनर है, उसके अगेंस्ट में कोई नोटिस आया है। अब यहाँ पर पर्सनल बातें तो हम छोड़ ही देते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दो, उसकी पर्सनल लाइफ में जो भी होगा उससे फर्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर वह मर्डर कर देगा तो फर्म थोड़ी ना लाइबल होगी, लाइबल तो सिर्फ अकेला पर्सन होगा। अगर इन केस मैटर रिलेटेड टू द फर्म था, अगर उस केस में ऑफिस में बुलाकर किसी का मर्डर कर देता है तब वहाँ पर फर्म इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और अदर पार्टनर्स है वह भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर नोटिस रिलेटेड टू द फर्म आता है, तो जो फर्म के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, या फिर कोई पार्टनर है वह फ्रॉड कर लेता है, ठीक है, तो इन केस तो जो बिजनेस से रिलेटेड होगा मैटर तो वह वहाँ पर फर्म लाइबल होती चली जाएगी। अगर पर्सनली कोई भी एक्ट करेगा जो पार्टनर है तो वह वहाँ पर फर्म लाइबल नहीं होगी, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल समझो, आपको जैसे समझ में आता है उसी तरीके से समझ लीजिए। तो सिंपल सा यह है, अगर कोई नोटिस आता है, अगर फर्म से रिलेटेड, फर्म के बिहाफ पर कोई, या फिर फर्म की मीटिंग से, फर्म की सर्विस से रिलेटेड कोई भी पार्टनर कोई फ्रॉड करता है, तब वहां पर विदाउट द इंटेंशन ऑफ द अदर पार्टनर्स, ठीक है, तो वहां पर अगेंस्ट में किसके जाएगा, उसी सिंगल पार्टनर के जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जो फर्म लाइबल नहीं होगी, ठीक है। अगर फर्म से रिलेटेड मिलकर करता है तो वहां पर फर्म लाइबल होगी। सेक्शन नंबर 26 है हमारा 25 लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। अब एक लाइबिलिटी क्या बनेगी एक पार्टनर की, अगर कोई एक्ट है वह फर्म के लिए उसने किया है। एवरी पार्टनर इज लाइबल। अब किसी पार्टनर ने कोई भी कार्य किया है, कोई भी सर्विस है, उसको अच्छे से अच्छी प्रोवाइड करवानी दी, लेकिन उसने वह सर्विस अच्छे से नहीं दी, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर आपकी फर्म है, उसका कोई कार्य है, वह सर्विस प्रोवाइड करवाती है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है, कोई भी कार्य करती है, मान लीजिए XYZ कुछ भी कार्य वह कर रही है, तो वहाँ से जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई है, तब वहाँ पर
उसके लिए सिंगल पार्टनर लाइबल होगा या फर्म लाइबल होगी, इन दोनों में से हमें बताना है कौन उसके लिए लाइबल होगा। तो सेक्शन नंबर 25 बोलता है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनर्स ने एक्ट किया है फर्म के लिए तो वहां पर लाइबिलिटी किसकी बनेगी, फर्म की बनेगी। एवरी पार्टनर इज लाइबल, हर एक पार्टनर लाइबल होगा। जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली, जॉइंटली भी होंगे और सेवरली भी होंगे। फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज ए पार्टनर, जब वह पार्टनर्स थे जॉइंटली ऐसा कोई कार्य करते हैं या फिर सेवरली कोई कार्य एक पार्टनर कार्य करता है, ठीक है, जो फर्म से रिलेटेड हो, तब वहां पर फर्म की लाइबिलिटी बनेगी कि इस व्यक्ति ने कार्य किया है या फर्म से रिलेटेड कार्य था और इसने यह कार्य कर दिया, तो अब यहाँ पर फर्म है वह लाइबल होगी ही, ठीक है। तो फर्म है वह लाइबल होनी ही है क्योंकि आप पार्टनर है, तो दैट इज द रीजन कि फर्म लाइबल होगी। सेक्शन नंबर 25 क्लियर कर रहा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बस इतना ही स्टडी करेंगे, कल हम चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है उसको कंप्लीट कर लेंगे, जो बाकी बचे हुए सेक्शन है वह कंप्लीट हो जाएंगे। और बार बार मैं आपको कहता हूँ MCQ खुद बनाइए और एक बार थोड़ा सा रीड करिए, और साथ के साथ जो केस लॉज इसके अंदर लिखे होते हैं बेयर एक्ट के अंदर उनको रीड कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए, वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, हमें बताएं, हम आपका सॉल्यूशन लेकर आएंगे, उसको बिल्कुल इलैबोरेट करेंगे, एक एक छोटी से छोटी बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। वैसे तो हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। बेसिक लेवल पे अगर आपको बात समझ में आ गई तो फिर अपने आप नेक्स्ट स्टडी पर चढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको बेसिक ही समझ में नहीं आया कि जो सेक्शन है या जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट वह कहना क्या चाहता है, वही आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप कैसे उसको सेक्शंस को इलेबोरेट कर सकोगे। क्योंकि देखो कुछ एक सेक्शंस होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है लेकिन उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वही एक लाइन से हमें उस पूरे मीनिंग को समझने की ज़रूरत है। अपना जो माइंड है उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमें क्या है, एक वर्ड से इसके कितने मीनिंग निकल सकते हैं, इसके कितने सेंटेंस बन सकते हैं, इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है, किस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, सर्व किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को हमें जानना है और यही असली वकालत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुखद रहे। धन्यवाद, नमस्कार।